हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम जो आपको फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ाएंगे और उस पेपर में आपको आज बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। है ना, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। उसका जो ख़ास नाम था फ़खरुद्दीन जूना खां नाम था। और उसका जो मार्च 1325 ईस्वी में अपने पिता जो है गयासुद्दीन तुगलक की हत्या के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा था। चूंकि गयासुद्दीन तुगलक ही मतलब जो है उसने पहले से ही अपने शासनकाल में उसे युवराज घोषित कर दिया था, इसलिए वो बिना किसी तरह के रुकावट के वो गद्दी पर बैठा था और जनता ने उसके राज्य रोहन का स्वागत भी किया था। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक का जो चरित्र है वो उसका चरित्र और नीतियों की दृष्टि से मतलब वो बहुत ही विवादास्पद शासक बन गया है, क्योंकि उसने जिस तरह से अपने शासनकाल में योजनाएं बनाई थी वो योजनाएं बहुत आगे की योजनाएं थी। और उस समय जो उसके पास जो साधन थे वो 14वीं सदी में इतने नहीं थे। उसकी सोच जो थी वो अपने जो तत्कालीन समय से बहुत आगे की थी। हालांकि वो हमेशा जनता की भलाई करने का ही सोचता था, लेकिन उसके साथ जो भी उसने योजनाएं बनाई वो योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो सकी। मतलब करने की कोशिश तो उसने बहुत की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी और वो जनता के सामने और अपनी जो है वो हमेशा बदनाम शासक के रूप में देखा गया। तो उसने जो अलग अलग योजनाएं बनाई थी उस योजनाओं के कारण वो चर्चित है। उसको सुधार भी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार भी कहते हैं। और हम जो पहला जो उसका सुधार है दोआब में कर वृद्धि। दोआब जो है वो पंजाब में है और वहाँ पर उसने राजस्व में वृद्धि की थी। ये उसका पहला सुधार था या पहली योजना थी। तो इसका कारण यह था कि दोआब के जो किसान थे वो बड़े संपन्न थे और वहाँ पर उत्पादन भी बहुत अच्छा होता था और उस उत्पादन के कारण वो जो है कर की राशि को बढ़ोतरी कर दी थी। बरनी के अनुसार दोआब में जो है 10 से 20 गुना जो है करों की वृद्धि कर दी थी। लेकिन बरनी का जो कथन है जियाउद्दीन बरनी, उसका कथन जो है बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, क्योंकि इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 5 से 10% तक की ही वृद्धि की गई थी। और इसलिए जो है हमने जो हाँ, इसलिए क्या हुआ कि ये जो करों में वृद्धि की थी, लेकिन इस समय क्या हुआ था, एक दुर्भाग्यवश जो है उस समय दोआब में जो है भयंकर अकाल पड़ गया था और इस अकाल के कारण किसानों की दशा जो है अत्यंत दयनीय हो गई थी। ऐसे में सुल्तान के द्वारा बढ़ाए हुए करों को चुकाना बड़ा मुश्किल काम था तो ऐसे समय में जो है जो कर वसूल करने वाले जो मुगल नहीं, ये जो तुगलक शासनकाल के जो अधिकारी थे वो बड़ी कठोरता बरतते थे। तो इससे किसान जो है अपने खेतों को और अपने गांवों को छोड़ करके जंगल में भाग गए थे। दोआब में की जनता भी विद्रोही बन गई थी कि इतना मतलब अकाल पड़ा हुआ है और ऐसे अकाल में हम कहाँ से पैसा ला करके सरकार को कर के रूप में चुकाए, शाही जो दरबार है तुगलक उनको कैसे हम दें। तो इस वजह से क्या है कि वह बड़ा विद्रोह हुआ था और किसी प्रकार के जो वो करों को चुकाना नहीं चाहती थी और सुल्तान की की सेना ने जो है इनको जनता को कड़ा दंड दिया था कि नहीं, किसी भी तरह से कर की राशि चुकानी पड़ेगी। अब जो क्या हुआ कि भयंकर अकाल के कारण फसलें चौपट हो गई और जनता करों को देने में असमर्थ हो गई और इस तरह से
क्या हुआ कि जब सरकार को सुल्तान को पता चला मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसा अकाल पड़ गया है, फसल चौपट हो गई है, ऐसे में हम कर मांग रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसान गांव छोड़ के चले गए, खेतों को छोड़ के चले गए, तो ये सब गलत है इनके साथ जो कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या हुआ कि सुल्तान ने उसको दूर, किसानों की तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास किया। उनको हल, बीज, बैल खरीदने के लिए लगभग 2 करोड़ टंके की जो धनराशि थी वो तकाबी के रूप में दी गई। और वो कभी तकाबी वो चीज़ है कि जब भी कोई भी आपदाएं आती है राज्य में, तब मुसलमान सुल्तान या सम्राट जो भी थे वो ऐसे तकाबी के रूप में राशि की घोषणा करते थे और वो वापस नहीं ली जाती थी, है ना। वो मतलब किसी भी कीमत में जनता से वापस नहीं ली जाती थी, वो उसको माफ़ कर दिया जाता था उस राशि को। तो इस तरह से बड़ा करों को भी उसने वापस ले लिया और इस तरह से ये मतलब सुल्तान ने जनता की मदद की, किसानों की मदद की, लेकिन ये योजना जो है उसकी प्रभावी नहीं हो सकी। अब मोहम्मद बिन तुगलक का जो दूसरी जो योजना थी, दीवाने कोही की स्थापना। दीवाने कोही जो है कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये विभाग को खोला था, एक नए विभाग का निर्माण किया था अपने शासनकाल में। अब इस कार्य के लिए उसने 60 वर्ग मील भूमि का एक विशाल भूक्षेत्र चुना गया और उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया गया। अलग अलग तरह की फसलें उगाने का निश्चय किया गया। भूमि कृषि के लिए गरीब और उत्सुक लोगों को भी दी गई। 2 वर्ष में उन लोगों को राजकोष से 70 लाख टंके ऋण के रूप में दिए गए और उनकी देखरेख के लिए 100 शिकदार और 1000 सवारों की नियुक्ति की गई थी और इस योजना के लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया था। किंतु सुल्तान का ये प्रयोग भी पूर्णतः असफल रहा था, क्योंकि 3 वर्ष जो है वो बहुत कम पड़ते हैं। 3 वर्ष में इतनी जो अपन सोचते हैं इतना उत्पादन नहीं हो सकता। तो बर्नी जो है वो लिखता है कि 3 वर्षों में कृषि के अंतर्गत जो भूमि ऊपर दी गई थी, वो जो भूमि जो है 60 वर्ग मील की जो भूमि दी गई थी, उसका 100वां या 1000वां भाग भी कृषि योग्य नहीं बन सका। और इस प्रयोग की असफलता जो है उसके जो पहला उसके कारण जो है, इसमें पहला कारण है कि प्रयोग की गई चुनी हुई भूमि जो थी वो उपजाऊ नहीं थी। दूसरा है कि 3 वर्ष का समय इस प्रयोग के लिए बहुत कम था और इतने कम समय में आशातीत परिणाम प्राप्त करना असंभव है। और उसका कुछ तो सरकारी अधिकारियों की बेईमानी के कारण भी जो है वो नहीं पहुंच सका था। तो तीसरा है कि इस योजना के लिए जो रुपया अग्रिम रूप से दिया गया था उसका कुछ तो सरकारी अधिकारियों की बेईमानी के कारण और कुछ किसानों के द्वारा इस रुपये को दूसरे कार्यों में खर्च कर देने के कारण सही उपयोग नहीं हो सका था। अतः अंत में सुल्तान इन वर्षों में पूरी तरह से दिल्ली से बाहर रहा था और इस प्रकार से यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। मोहम्मद बिन तुगलक का तीसरा सुधार या तीसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। 1326 से 1327 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में जो दक्षिण में है उसकी देवगिरी ले जाने का सोचा था। उसको मतलब इसको दौलताबाद इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर उसको मतलब जब भी उसने यहाँ पर जब भी यानी नहीं उसने सैन्य अभियान किया था तो उसको बेशुमार दौलत प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम दौलताबाद रखा गया था। इसका खास नाम जो है देवगिरी है। तो अब ये है कि अलग अलग इतिहासकार कुछ इसके अलग अलग बातें बताते हैं। तो कुछ तो कहते हैं कि दिल्ली के नागरिक जो है गालियों भरे पत्र जो है उसके दरबार के बाहर फेंक जाते थे और उससे भी वो तंग आ गया था और उनको दंड देना चाहता था और इस तरह से वो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जा रहा था। वो नागरिकों से सख्त नाराज़ था, इसलिए वो उसको सज़ा देना चाहता था। तो ऐसे
मतलब ऐसे कारण तो नहीं रहे होंगे कि ऐसे कारणों से सुल्तान लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान, मतलब वो खर्च करके उसका नुकसान उठा करके अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद रहे। इसका जो खास कारण जो रहा होगा कुछ और ही रहा होगा। तो हम जो उसका बताते हैं कि इस बारे में बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी जो है, वो जो बताता है वो कारण सही मालूम होते हैं। तो एक तो बात यह है कि देवगिरी जो है भौगोलिक दृष्टि से के कारण ही उसको राजधानी बनाने का सुल्तान ने निर्णय लिया था, ताकि वो दक्षिण भारत के जितने भी प्रदेशों को उसने जीता था उन प्रदेशों पर अपनी दृष्टि रख सके। और यह कारण हमें सही प्रतीत भी होता है कि यही कारण होगा। ऐसे ये जो कारण बता रहा है जियाउद्दीन बर्नी, ये सही प्रतीत होता है। अब जो है उत्तर, अब आशीष जो A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि उत्तरी पश्चिमी सीमा के अधिक निकट थी दिल्ली और वहाँ मंगोलों के आक्रमणों का हमेशा भय रहता था, इसलिए सुल्तान एक ऐसी जगह पर अपनी राजधानी ले जाना चाहता था जहाँ पर मंगोल आक्रमण से वो सुरक्षित हो, दूर रहो, और इसलिए वो मतलब दौलताबाद राजधानी ले जाना चाहता था। तीसरा जो है वो यह है कि दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उसे अपनी राजधानी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो देवगिरी जो है वो साम्राज्य के, उसका जो साम्राज्य था दक्षिण में भी उसने प्रचार किया था। तो जो भी जहाँ तक उसका साम्राज्य कहा था वहाँ पर उसका केंद्र में स्थित था और प्रभावशाली ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। मंगोलों का आक्रमण से सुरक्षा भी हो सकती थी और दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति की स्थापना भी अच्छी तरह से की जा सकती थी। तो ये सारे कारण जो है उसके राजधानी परिवर्तन के रहे और इस तरह से वो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के लिए उसने जो बनाई थी, तो वो ये एक योजनाएं बनाई थी। वो ये थी कि मार्ग में लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचे और वो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसने हर 2 मील के फासले पर खाने पीने रुकने की व्यवस्था की थी, यातायात की व्यवस्था की थी। सभी के लिए खाना पीना रहना जो भी रास्ते में था वो सुल्तान की तरफ से था, मुफ्त में था, उसके लिए कोई पैसा नहीं करता। लेकिन कष्टों का सामना तो करना पड़ा था, क्योंकि इतना दूर जाना एक कोई मामूली बात नहीं है। उस ज़माने में जो थे ऐसी ही कोई आज की तरह के वाहन नहीं थे कि जो पेट्रोल से चल जाए और उनको ले जाए एक रात में। यहाँ तो कई दिनों और कई रात लगते थे, इसलिए ये जो बड़ा कष्टपूर्ण यात्रा थी और लोगों ने इसको, इसलिए कई लोग जो थे वो तैयार नहीं थे। अब कुछ लोग तो गप्पबाजी भी लिखते हैं कि मतलब दिल्ली इतनी सूनी हो गई कि एक भी रसोई घर के से चिमनी का धुआं नहीं निकलता था, और कुछ कहते हैं कि एक लंगड़ा और एक अंधा ही रह गया था, कुत्ते बिल्ली तक नहीं थे। तो ये सारे गप जो है वो वाली बातें भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा है कि सुल्तान जो है दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी परिवर्तित की उसने, तो उसमें क्या है कि जिन व्यक्तियों को ले जाना चाहता था वो राज्य के मतलब प्रशासन के उच्च ओहदेदार थे, जिसमें उलेमा थे, शेख थे, उमराव थे, नगर के विशिष्ट व्यक्ति थे, बड़े बड़े दरबारी थे, सरदार थे, सेना के जो सेनापति थे। इस तरह के लोगों को वो ले जाना चाहता था। और दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी परिवर्तित की थी तो वहाँ पर ले जाना चाहता था, वो ऐसे लोगों को ले जाना चाहता था, न कि सारी जनता को दिल्ली की। इसलिए इस बात को हमें ये बात जो इतिहासकार ने बताई है वो मतलब वास्तव में सही प्रतीत होती है कि सुल्तान विशिष्ट व्यक्तियों को ही ले जाना चाहता था। अब जो है सुल्तान की यह योजना भी पूर्ण रूप से असफल रही। इस योजना की असफलता का कारण यही था कि ये गलत ढंग से इस योजना को क्रियान्वित किया गया था और इससे ये सफलता नहीं मिली। और दूसरा जो है सुल्तान का ये सोचना भी भूल थी कि दिल्ली की अपेक्षा दौलताबाद ज़्यादा ठीक रहेगी, ये भी मतलब सोचना उसका गलत था। हालांकि वो मंगोल आक्रमणों से भरे सुरक्षा प्रदान की जा सकती हो,
लेकिन उत्तर भारत के पूर्ण संगठित राज्य की सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिए दौलताबाद की तुलना में राजधानी दिल्ली जो है वो अधिक उपयुक्त स्थान थी। अब है अगला कारण जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब ये जो है ये भी इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण योजना थी। और उस समय जो है जो सिक्के चलते थे वो दो प्रकार के सिक्के चलते थे। एक तो है टंका और जीतल। हमने दिल्ली सल्तनत की जितने भी सुल्तानों का शासनकाल पढ़ा है उसमें जो हम सिक्कों की बात करते हैं तो टंका और जीतल की बात आती है। टंका जो होता है वो चांदी का बड़ा सिक्का होता है और जीतल तांबे के छोटे छोटे सिक्के होते हैं। इसको जीतल कहा जाता है। तो ऐसा है कि सुल्तान ने जो है इस तरह के सिक्के अब ये प्रश्न हमारे पास उठता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया। अब इसका एक उदाहरण ये उदाहरण नहीं, हम इस बात पर अगर गौर करें तो बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी ये सिक्कों का जो चांदी की मुद्राओं की जगह तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया तो इसका एक कारण यह था कि उसने हमेशा विजय अभियान में अपना ज़्यादा समय खर्च किया है अपने जीवन का। तो इससे क्या है कि युद्धक योजनाएं बनाए जाने से और विद्रोह भी खूब हुए इसके शासनकाल में और वो दानी भी बहुत था, उदारता भी बहुत थी, तो सारा खजाना जो था उसका खाली हो गया था। इसलिए उसे सांकेतिक मुद्राएं चलानी पड़ी थी। तो लेकिन ऐसा है कि इतना दिवालिया भी नहीं हुआ था कि उसे ऐसा करना पड़े, लेकिन इसने ऐसा किया है और इसमें भी उसको सफलता नहीं मिली है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उस समय क्या है कि चांदी की कमी हो गई थी, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। ये इतिहासकार है नेल्सन राइट। ये कहता है कि चांदी की कमी हो जाने से सिक्के डालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी नहीं थी, इसलिए उसने चांदी की जगह पर तांबे के सिक्के जारी किए थे। अब जो है हम कोई भी मुद्रा जब बाजार के अंदर चलाता है, कोई भी सरकार XYZ, आज की भी सरकार मान लो या पुरानी में मान लो, तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए जो भी मुद्राएं बाजार के अंदर चलती है, सरकार जो चलाती है, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला है कि जनता में सबसे पहले तो उस मुद्रा के प्रति विश्वास होना चाहिए कि ये जो राजकीय मुद्रा है उसका भुगतान जो है जनता मतलब सरकार स्वीकार करे, क्योंकि जब तक उसका भुगतान नहीं हो जाए, उस सिक्के से मतलब भुगतान स्वीकार नहीं होता बाजार में उस मुद्रा का, तो उससे फिर जनता दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। दूसरा है कि सांकेतिक मुद्रा जो है ऐसी पद्धति से बनाई जाए जिसका रहस्य केवल सरकार या शासक को ही हो जानता हो, सामान्य जनता नहीं जानती हो। तीसरा है अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति जाली सिक्के बनाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाए और उसके लिए व्यापक पुलिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि उसको पकड़ सके। अब है देश जो है जनता और व्यापारियों को यह आश्वासन दे कि मांगने पर सांकेतिक मुद्रा के बदले में चांदी के सिक्के अवश्य दिए जाएंगे। ये कि ऐसा करने से लोगों का उस मुद्रा के प्रति विश्वास होता है। लेकिन यहाँ पर सुल्तान की ये योजना भी असफल रही है, क्योंकि कोई नियम नहीं बनाए थे सुल्तान ने। इस वजह से तो इससे क्या हुआ कि हर किसी का घर जो है सिक्के डालने का टकसाल बन गया था। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो बताता है कि सरकार जाली सिक्कों को डालने पर रोक लगाने में उस समय असफल रही थी। फलस्वरूप जो है बड़ी मात्रा में सिक्के ढलने लगे थे, बाजार में आ गए थे। अब बाजार में असली सिक्के कौन से हैं, नकली सिक्के कौन से हैं, ये भेद करना मुश्किल हो गया था। जनता ने चांदी के सिक्के जमा करना शुरू कर दिया था और प्रत्येक खरीदारी जो है वो सांकेतिक मुद्रा में करने लगे थे। तो इस प्रकार बाजार से चांदी के सिक्के जो है वो गायब हो गए और
जो है गायब हो गए और भू राजस्व का भुगतान जाली सिक्कों में किया जाने लगा। विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लाना बंद कर दिया तथा आयात को भी भारी क्षति हुई। तो इस तरह से ऐसी लेन देन में गड़बड़ियाँ पैदा हो गई कि सुल्तान को बाद में अनुभव हुआ कि ये बिल्कुल ही मतलब इससे तो स्थिति बहुत खराब हो गई है देश की। तो उसने वापस ये आदेश ले लिया और उसने कहा कि पीतल और तांबे के जो सिक्के हैं उसके स्थान पर आकर के अपने शाही खजाने से चांदी के सिक्के ले जाए। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना भी असफल रही और इससे सरकार को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा और सुल्तान की स्थिति जो है वो सुल्तान की बहुत बदनामी हुई। ठीक है बच्चों।